Welcome all to the lecture series of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. In last lecture we are discussed in respect of the one of the important functionary, that is criminal code, and we discussed the provision in respect of the establishment of criminal code and their power. Now today lecture is dedicated to another important functionary under Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, a functionary by which this Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita appropriately function is another important functionary is public prosecutor. As we discussed in last class, we are going to discuss in this lecture about the public prosecutor, जिसको हम लोग हिंदी में लोक अभियोजक भी कहते हैं. तो लोक अभियोजक and public prosecutor, the first question is, who are the public prosecutor? Now, how the public prosecutors are appointed? Now, what is the hierarchy of the department of this public prosecutor? These things we are going to discuss in this lecture, and again we also discuss in respect of the scope of functioning as well as role of the public prosecutor so far as criminal prosecution is concerned. और इस लेक्चर में हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो लोक अभियोजक अपॉइंट होते हैं, लोक अभियोजक की जो नियुक्ति होती है, वो किस तरह से क्रिमिनल प्रोसीडिंग में सहायक होते हैं और उनके कार्य जो है वो किस तरह से क्रिमिनल प्रक्रिया को प्रभावित करती है, इसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे. तो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट थिंग इन दिस लेक्चर इज, हु इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर. तो एज वी ऑल नो, द क्राइम इज कंसिडर्ड एज अ रॉन्ग अगेंस्ट स्टेट. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपराध को किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत कार्य नहीं माना जाता है या उसके अगेंस्ट में रॉन्ग नहीं माना जाता है, बल्कि अपराध को स्टेट के अगेंस्ट में रॉन्ग माना जाता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्रोसिक्यूट द क्रिमिनल ऑफेंडर. इसी रीजन से ये किसी स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि क्रिमिनल ऑफेंडर को उनके ऑफेंसेस के लिए वो प्रोसिक्यूट करे. इट मीन्स व्हाट इज दिस, it is a state responsibility to prosecute the accused, but not the responsibility of party who suffered loss personally. यही बात मैं समझाना चाह रहा था कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्रिमिनल ऑफेंडर्स को प्रोसिक्यूट करे, ना कि किसी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको प्रोसिक्यूट करे. अब नाउ इफ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट एज पर द क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, कि क्रिमिनल कार्रवाई के लिए ये अगर स्टेट की जवाबदेही है कि वो किसी व्यक्ति को प्रोसिक्यूट करे, तो इन ऑर्डर टू कैरी आउट द प्रोसिक्यूशन, उस प्रोसिक्यूशन को करने के लिए उनको किसी व्यक्ति या एडवोकेट की ज़रूरत पड़ेगी. तो दोज एडवोकेट हु कैरी आउट द प्रोसिक्यूशन इन क्रिमिनल केस ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, those advocate who carry out the prosecution on behalf of state as well as conduct all criminal proceeding on behalf of state and carry out the criminal appeals in different appellate forum are called public prosecutor. उनको ही लोक अभियोजक कहा जाता है. तो सिंपल अर्थों में हम लोग लोक अभियोजक का मीनिंग ये समझ लें कि लोक अभियोजक वो अधिवक्ता होते हैं जो स्टेट के बिहाफ में क्रिमिनल कार्रवाई को कंडक्ट करते हैं. वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, बिकॉज कि क्रिमिनल कार्रवाई में जो स्टेट को जो है वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी माना गया है और कोई भी अपराध जो है वो स्टेट के अगेंस्ट में माना जाता है. इसलिए स्टेट को एक एडवोकेट्स रखने पड़ते हैं जो स्टेट के क्रिमिनल कार्रवाई को कोर्ट में संचालित कर सके, और वो वही व्यक्ति जो कि कोर्ट में क्रिमिनल कार्रवाई को संचालित करते हैं उनको ही हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं. तो दिस वे वी अंडरस्टैंड हु आर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर. तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज एन एडवोकेट हु कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन, conduct the criminal proceeding, conduct the criminal appeal on behalf of state in different courts. We have a different courts. We have in high court, we have in court of session, we have court of judicial magistrate. So it means in proceeding before criminal proceeding before high courts,
criminal proceeding before court of session, criminal proceeding before court of judicial magistrate is being conducted by the public prosecutor. So for a criminal proceeding there is a public prosecutor who conduct the prosecution, conduct the criminal proceeding on behalf of state. That is a point which we need to be remembered. Now once we understand the public prosecutor, we need to understand the importance of the office of the public prosecutor. जैसा कि हम लोगों ने जाना कि लोक अभियोजक वो अधिवक्ता है जो स्टेट के बिहाफ में क्रिमिनल प्रोसीडिंग को विभिन्न कोर्ट्स में, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, चाहे कोर्ट ऑफ सेशन हो, चाहे कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो, इनमें विभिन्न क्रिमिनल कार्रवाइयों के लिए रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, ऐसा तो हम लोग जान गए। तो अब हम लोग को इस ऑफिस के रिस्पेक्ट में समझना है, तो हम लोगों को सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर की परिभाषा देखनी होगी। तो जैसा कि हम लोग जाने कि सेक्शन 2 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो इसका इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, डेफिनेशन क्लॉज है, और वहाँ पे सेक्शन 21 भी हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं 21 भी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर शब्द को डिफाइन किया गया है। और यहाँ पे डिफाइन करते हुए ये बताया जा रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड इट इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर. It means the definition has two important points. Public prosecutor are those person who is appointed under section 18, जिसको धारा 18 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जिस पर्सन को नियुक्त किया जाता है उसको हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं. और द अदर पर्सन विच इज ऑल्सो टॉक अबाउट द पर्सन हु एक्ट अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर. इट मीन्स दोनों तरह की बातें हम लोगों को याद रखनी है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो व्यक्ति है जिसको धारा 18 के तहत नियुक्त किया गया हो, या वह व्यक्ति है जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन में काम कर रहा हो. तो दिस वे दिस डेफिनेशन मेड इट क्लियर कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18, मीन्स धारा 18 के तहत जो नियुक्ति होती है उसको हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाम से जानते हैं. अगेन देयर आर सम केसेस डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स which make it clear the importance of the office of the public prosecutor. So here once we see the office of public prosecutor have a public component, means it is an office which is public importance office, because here the public prosecutor conducting the prosecution on behalf of a state, it represents the interest of the state. It is because of this reason the office of the public prosecutor is a public important office. Now in a case it was held that the responsibility of public prosecutor is to provide all relevant evidence to the court, whether it is favorable or too adverse to the accused, and leave the matter up to the decision of the court. This make it clear the importance of the office of the public prosecutor. The public prosecutor, the person who represents the state in criminal prosecution, and it is a duty to provide all details to the court. This way the public prosecutor can act objectively, not according to the dictate of the state. It is not the duty of the public prosecutor to act under the duty of the dictate the state or under the direction of the state. They will always work to add the justice. They will always work to administer the justice. They will support the court in order to find out the truth of the case. So this way we understand the public prosecutor office is an important public office, and it will assist the prosecution of the case. और ये prosecution को assist करने के लिए होता है, courts को assist करने के लिए, so that the court will deliver justice in a criminal court. Now this is also important to understand the office of the public prosecutor, that how the public prosecutor will be entitled to appear on behalf of the victim.
This is a very basic question which we need to be understand here, because normally what we will see कि an advocate represent his client as the client is given वकालतनामा in favor of advocate. It is because of this reason advocate represent the client. But the question here is कि whether victim make entitle public prosecutor to appear. This is also a very basic question. So appearance of public prosecutor, here section 338 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता make it clear the public prosecutor or assistant public prosecutor in charge of case may appear and plead without any written authority. Means in order to appear in a criminal case, public prosecutor does not require any written authority before any court in which the case is under inquiry or trial. किसी भी कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को स्टार्ट करने के लिए विक्टिम के परमिशन की आवश्यकता नहीं है. इट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंटली वेदर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक क्या उस केस के इंचार्ज हैं या नहीं है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. And this is why section 338 became very important, that make it clear public prosecutor does not require any written authority to appear in the court. In the same line, once we see section 339, अगर हम लोग धारा 339 को देखते हैं, 339 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को देखते हैं कि whether the public prosecutor required the permission of court, क्या उसको कोर्ट के परमिशन की आवश्यकता है. So that 339 became very important. ये 339 बहुत important हो जाता है. And that make it clear कि public prosecutor और assistant public prosecutor shall entitled to do so for conducting the prosecution without the permission of court. Here court के permission की भी उनको आवश्यकता नहीं है. तो जब हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिस्पेक्ट में समझे कि वो कौन है, और दूसरी बात हम लोग उसके ऑफिस, इम्पॉर्टेंट ऑफिस के रिस्पेक्ट में समझे, तो हम लोग देखें कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ अ पर्सन हु असिस्टिंग द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द जस्टिस, नंबर वन. अगेन पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट, हु कम or work under the dictation of the state. His duty is to provide all evidences to the court so that the court will come to the truth of the matter. Now we also understand the importance of the public prosecutor by reading section 338 and section 339. And 338 made it clear कि public prosecutor does not require any permission to represent the victim in a court. He has, if he is in charge of the case, he can represent the victim. Now whether he require any permission on behalf of court, no. On the part of court he is also not required any permission, and that is by section 339. This way we understand the importance of the public prosecutor office. इस तरह से हम लोगों ने लोक अभियोजक के ऑफिस का इम्पोर्टेंस समझा. Now coming to the next segment of very important question which we need to be asked here, कि whether a victim can engage private counsel or whether a complainant can engage a private counsel in criminal proceeding. ये बहुत important question पूछा जाता है कि क्या जो पीड़ित है या जो शिकायत करता है, क्या वो अपना एडवोकेट रख सकता है, क्योंकि यहाँ तो क्लियर हो गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही वो व्यक्ति है जो कि क्रिमिनल कार्रवाई को किसी भी कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे कोर्ट ऑफ सेशन में हो, चाहे कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में है, उसको कंडक्ट जो है वो कार्रवाई को स्टेट ही करेगी और स्टेट के बिहाफ में पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा. तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन उठता है कि क्या विक्टिम जो है वो अपना काउंसिल, या जो शिकायत करता है कंप्लेनेंट जो है, क्या वो अपने किसी काउंसिल को इंगेज कर सकता है या नहीं कर सकता है. तो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस रोल ऑफ अ प्राइवेट काउंसिल इंगेज्ड बाय विक्टिम और अ कंप्लेनेंट. इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट काउंसिल का पहली चीज़ डिस्कस करेंगे, क्या वो इंगेज किया जा सकता है विक्टिम के द्वारा या कंप्लेनेंट के द्वारा या नहीं, पहला.
और दूसरे जो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर किया जा सकता है तो उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, उसका क्षेत्र क्या होगा काम करने का, क्योंकि यहाँ तो क्लियर कर दिया गया है कि ओनली द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ द केस कैन कंडक्ट द प्रोसीडिंग. Regarding the engagement of public private counsel, we have a provision under section 18 subsection 8 proviso that became very important. यहाँ पे एक बार के लिए सेक्शन 18 सबसेक्शन 8 के प्रोविज़ो को देख लेना ज़रूरी होगा. एंड सो दैट बाय रीडिंग इट वी कम टू नो, इसको पढ़ के हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी प्राइवेट एडवोकेट को क्या विक्टिम या कंप्लेनेंट जो है वो इंगेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो प्रोविज़ो मेड इट क्लियर कि द प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट मे परमिट द विक्टिम टू engage an advocate of his choice to assist the prosecution under this subsection. So by the permission of court, if victim or complainant want to engage any private counsel, then he is required to take the permission of court. By the permission of court, they will engage the private counsel. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड. पहले क्वेश्चन का जवाब हम लोगों को मिल गया कि प्राइवेट काउंसिल को इंगेज किया जा सकता है विक्टिम या कंप्लेनेंट के द्वारा, बट यहाँ पे उनको कोर्ट के परमिशन की आवश्यकता है. बाय द परमिशन ऑफ कोर्ट दे विल इंगेज, एंड दिस विल बी सफिशिएंटली क्लियर बाय रीडिंग सेक्शन 18 सबसेक्शन 8 प्रोविज़ो. यू नीड टू रीड इट. नाउ the second important question is कि if it will be engaged by the victim and complainant, मान लीजिए कि victim and complainant ने अपना private counsel भी रखा है, तो उस दशा में उस private counsel का scope of work क्या होगा, that is also important. तो the further discussion will make it clear कि even if the victim will engage, the role of that private counsel engaged by victim and complainant is limited role. He has a very limited role during the prosecution of case. So the first point which is important to be understand here, he is entitled to engage. The private counsel is being entitled to be engaged by victim or complainant, but his role is very limited. He is always required to act under the direction of public prosecutor and assist the prosecution. तो वो जो प्राइवेट एडवोकेट जिसको विक्टिम और कंप्लेनेंट ने इंगेज किया है, वो हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन में ही काम करेंगे और उनका जो वर्क होगा वो सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करना होगा. ऐसा नहीं कि वो होल एंड सोल इंचार्ज बन जाएंगे केस के. यहाँ पे ये क्लैरिटी रख लेना है कि विक्टिम और कंप्लेनेंट अपने प्राइवेट एडवोकेट को इंगेज कर सकते हैं. लॉ अलाउज, सेक्शन 18 सब सेक्शन 8 इसको अलाउ करता है, बट हियर दिस प्राइवेट काउंसिल कैन वर्क ऑलवेज अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड हिज जॉब इज ओनली टू असिस्ट. दिस वे वी अंडरस्टैंड कि द रोल ऑफ दैट प्राइवेट काउंसिल इज वेरी लिमिटेड. Again, in this point, section 339 subsection 2 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता is also very important. ये बहुत important है, तो please see carefully section 339 subsection 2. In such case, a private person is the pleader so instructed shall act therein under the direction of public prosecutor or assistant public prosecutor with the permission of court, submit written argument after the evidence is closed in this case. Section 339 subsection 2 make further clarification in respect of the role, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने समझ गया कि वो जो प्राइवेट काउंसिल विक्टिम और कंप्लेनेंट इंगेज करेंगे वो उनका रोल बहुत लिमिटेड होगा, वो हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन में ही काम करेंगे या उनको असिस्ट करेंगे. यहाँ थोड़ा सा और 33-39 मेक इट मोर क्लियर इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पॉइंट कि वो उनका रोल जो है कि वो ये होगा कि विद द परमिशन ऑफ कोर्ट दे कैन सबमिट रिटन आर्गूमेंट आफ्टर द एविडेंस इज क्लोज्ड इन द केस, कि वो रिटन आर्गूमेंट सबमिट कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट वंस द एविडेंस स्टेज इज बीइंग क्लोज. कि जब एविडेंस क्लोज हो जाएगा
तो वो कोर्ट से परमिशन लेके रिटन आर्गूमेंट को सबमिट कर सकते हैं। तो दिस वे वी विल अंडरस्टैंड कि द पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी भी तरीके से उनके अपॉइंटमेंट से उनका ऑफिस जो है वो प्रभावित नहीं किया जा रहा है। ऑल्दो लॉ ने अलाउ किया विक्टिम को अपने चॉइस का एडवोकेट रखने के लिए, बट उनके रोल को उन्होंने यहाँ पे लिमिटेड कर दिया है कि वो उनके डायरेक्शन में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन में ही काम करेंगे, वो उनको असिस्ट करेंगे और वो कोर्ट से परमिशन लेके चाहे तो एविडेंस स्टेज क्लोज होने के बाद रिटन आर्गूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो वंस वी understand these all provisions, section 18 subsection 8 proviso, then 339 subsection 2, again the definition if you will remember under section 21v, so we can conclude that कि victim and complainant can engage a private counsel। ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि विक्टिम और कंप्लेनेंट अपने प्राइवेट काउंसिल को इंगेज कर सकते हैं, बट सच काउंसिल कैन नॉट गेट द स्टेटस ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लेकिन वो काउंसिल कभी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के स्टेटस में नहीं आएंगे और वो हमेशा उनको असिस्ट करेंगे और उसके डायरेक्शन में ही वो काम करेंगे। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन कंप्लीट किया कि रोल ऑफ प्राइवेट काउंसिल इफ द विक्टिम एंड एंगेज इज बाय द कंप्लेनेंट और विक्टिम। That is also a very important. These case laws are also very important in that respect. Whatever we discuss in respect of these case law. Now coming to the office of public prosecutor. Office of public prosecutor and how this public prosecutor is being appointed. Because as we discussed in the establishment of criminal court, so we discuss it कि the criminal court is being established by भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जैसा कि हम लोगों ने क्रिमिनल कोर्ट्स जब डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने किया कि ये जो फंक्शनरी है इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने इस्टेब्लिश किया है। सिमिलरली पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी फंक्शनरीज को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ही इस्टेब्लिश किया है। तो सेक्शन 20 इज इम्पॉर्टेंट इन दैट रिस्पेक्ट एंड दैट टॉक्स अबाउट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो देयर इज अ डिपार्टमेंट विच इज नोन एज Directorate of Prosecution as per the wording of section 20, and Directorate of Prosecution is a main authority to oversee all the officers। जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के हम लोग बात कर रहे हैं वो Directorate of Prosecution के अंतर्गत ही आएंगे एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश Directorate of Prosecution। और ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी रहेगी। सेक्शन 20 में, सेक्शन 20 में ये क्लियर किया गया है, धारा 20 में, कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाएंगे एंड उस डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे एंड साथ में डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए जाएंगे जिसमें डिप्टी डायरेक्टर होंगे और असिस्टेंट डायरेक्टर्स होंगे। एंड दिस डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन shall be headed by Director of Prosecution and shall function under the administrative control of Home Department in the state। तो हम लोग जानते हैं हर स्टेट में there is a Department of Home Affairs और उस Home Department में के अंतर्गत डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और उसमें उसके इंचार्ज होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे और वहाँ पे भी डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया जाएगा। नाउ वंस वी अंडरस्टैंड कि देयर इन डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन देयर इज अ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो what is the qualification for director of prosecution and deputy director of prosecution? This also section 20 talks about। धारा 20 जो है वो इस संदर्भ में भी उनके क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात करती है। तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए जो क्वालिफिकेशन तय किया गया है वो यह है कि दे हैव ए प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 15 ईयर और हैज़ बीन अ सेशन जज। तो ये थोड़ा बदलाव है। पहले डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो क्रिमिनल कोड प्रोसीजर में था या उसमें जो था कि वो सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट था, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा चेंज कर दिया सेक्शन 20 में।
और ये बोल रहे हैं कि नहीं, प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर, नॉट लेस देन 15 ईयर, एंड हैज़ बीन अ सेशन जज। तो सेशन जज भी जो है वो अब नाउ डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बन सकते हैं। नाउ इफ वी सी द क्वालिफिकेशन ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो हियर द प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर इज रिक्वायर्ड। प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट का 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन ऑल्सो बी अ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। सो वी कम टू नो कि देयर इज अ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, उसमें डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन होंगे, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, वहाँ पे भी डेप्यूटी डायरेक्टर होंगे और असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे। और इस तरह से उन लोगों को डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया जा सकता है। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो हम लोगों ने जाना। नाउ कमिंग टू द हायरार्की, अब इसमें कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे, डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे। तो पहली बात क्लियर है, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इन डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इज होल सोल, और उसके सबऑर्डिनेट होंगे डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। अगेन जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे वो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट होंगे। एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन 3 तरह की पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति सेक्शन 18 में हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो सेक्शन 18 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होंगे सेक्शन 18 में, वो सबऑर्डिनेट होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के, जो कि हाई कोर्ट लेवल पे रहेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हाई कोर्ट के लेवल पे भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट होंगे। उसी तरह से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ सेशन में जो रहेंगे, और एवरी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिनको अपॉइंट किया जाएगा कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट के लिए अंडर सेक्शन 19, वो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट रहेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इनकी हायरार्की भी समझी कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इज एन ओवरऑल इंचार्ज। नाउ डेप्यूटी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स, again the public prosecutor at the high court level are subordinate to the director of prosecution. Now the public prosecutor and assistant public prosecutor are subordinate to the deputy director of prosecution, and assistant director of prosecution is subordinate to the deputy director of prosecution. Now section 20 also make some important power and function to the director of prosecution, deputy director of prosecution और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। इनके संदर्भ में कुछ इम्पॉर्टेंट पावर एंड फंक्शंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और ये एक नया बदलाव है यहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। इससे पहले हम लोग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में उनके पावर एंड फंक्शंस के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ नहीं पाते थे, और सेक्शन 7 subsection 7, 8 and 9 is an important change in that respect. So the power and function of director of prosecution shall monitor cases in which offences are punishable for 10 years or life imprisonment or death. So that is very important to understand कि अब यहाँ जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है उनका जो लाइबिलिटी है उनको थोड़ा सा तय कर दिया गया है। और तय करने के सेंस में क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई भी ऑफेंस जिसका सज़ा 10 साल है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ है, तो इन सारे केसेस का जो मॉनिटरिंग है कि वो जल्द से जल्द उसमें कार्रवाई हो रही है, नहीं चल रही है, या उसमें कोई दिक्कत है उसकी कार्रवाई होने में, या उनकी कार्रवाइयों को चलाने में कोई समस्या हो रही है, या एविडेंसेस को लेने में कोई समस्या हो रही है, इस रिस्पेक्ट में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन विल टेक केयर फॉर दीज केसेस जिनकी सज़ा 10 साल है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। अगेन जो डेप्यूटी डायरेक्टर है वो स्क्रूटनाइज
और एग्जामिन करेंगे पुलिस रिपोर्ट को, द ऑफेंसेस पनिशेबल फॉर 7 ईयर और मोर बट लेस देन 10 ईयर। 7 ईयर और 10 साल से जो कम है उनके ऑफेंसेस को मॉनिटर करेंगे डेप्यूटी डायरेक्टर। नाउ द असिस्टेंट डायरेक्टर विल मॉनिटर द ऑफेंसेस पनिशेबल अप टू 7 ईयर। तो ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, दैट विल नीड टू बी अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, और इसको बहुत केयरफुली समझना है क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ही ये बदलाव किए गए। पहले डेप्यूटी डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में या डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में या असिस्टेंट डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में किसी भी तरह का कोई लाइबिलिटी नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक लाइबिलिटी फिक्स कर दिया गया कि अगर ऑफेंसेस 10 साल के से पनिशेबल है या डेथ सेंटेंस से पनिशेबल है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है तो उसका जो टेक केयर है मॉनिटरिंग वो डायरेक्टर लेवल पे होगा। और अगर 7 साल नॉट लेस देन 7 ईयर और 10 ईयर से कम है तो वो डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटर करेंगे, और अगर 7 साल से कम है तो उसका मॉनिटरिंग जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर करेंगे। इसके अलावे भी 7, 8, 9 सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 8 एंड सबसेक्शन 9 के अलावे भी उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, और जो भी प्रोसीडिंग इस संहिता के अंदर कंडक्ट होगी कोर्ट्स में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, उसमें दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, और स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है वो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नोटिफाई करते रहेगी। तो दिस वे वी अंडरस्टैंड द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, and about directorate of prosecution we understand there is a director of prosecution, deputy director of prosecution and assistant director. Now coming to section 18 and section 19 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, धारा 18 और धारा 19 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बहुत इंपॉर्टेंट धारा है क्योंकि दे टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो जब हम लोग सेक्शन 18 को देखेंगे तो सेक्शन 18 के सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 को सबसे पहले केयरफुली देखेंगे, और हम लोग क्या देखेंगे कि ये सेक्शन 18 और सब सेक्शन 1 जो है वो हाई कोर्ट के लेवल पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एट द लेवल ऑफ हाई कोर्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट also require the public prosecutor to carry out the criminal proceeding in high court. State government is also required a public prosecutor, additional public prosecutor to carry out the prosecution in high court. So both the central and state government in consultation with high court appoint public prosecutor for conducting criminal prosecution, appeal or any proceeding before high court, public prosecutor or additional public prosecutor. This way we come to know how the criminal proceeding in high court will be conducted. They will conduct it the public prosecutor, additional public prosecutor appointed by the state government or central government in consultation with high court. Now once we see subsection 2 of 18, we come to know कि central government can also appoint public prosecutor at the district level, कि कोर्ट ऑफ सेशन के लेवल पे भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की ज़रूरत है तो वो वहाँ पे भी कोर्ट ऑफ सेशन के लेवल पे भी अपॉइंट करें। नाउ सबसेक्शन 3, 4, 5 एंड 6 दे टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मीन्स कोर्ट ऑफ सेशन के लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट जो अपॉइंट करती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो रिक्वायर पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन इन कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो उसमें भी वो प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करने के लिए अपॉइंट करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, तो वहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो अपॉइंटमेंट है दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ हाउ दे विल अपॉइंट, तो हियर 2 मेथड्स आर गिवन। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखना है, स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एट द डिस्ट्रिक्ट मीन्स कोर्ट ऑफ सेशन के लेवल पे वो कैसे अपॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ 2 मेथड से अपॉइंट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन कंसल्टेशन विद सेशन जज एक पैनल प्रिपेयर करेगा और उस पैनल में जिनका नाम होगा उसी को पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। नाउ यहाँ पे भी एक क्लैरिटी रख लेना है कि अगर रेगुलर कैडर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा और उस रेगुलर कैडर में अगर ऑफिसर इन्वॉल्व है मतलब प्रेजेंट है तो रेगुलर कैडर से ही अपॉइंटमेंट हो जाएगा, नहीं है तब ये पैनल मेथड से अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि पैनल मेथड और कैडर मेथड
दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों में से किसी तरीके से अपॉइंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन इन कोर्ट ऑफ सेशन. नाउ if central government or state government require for any particular case any special public prosecutor, so they can also appoint a special public prosecutor. तो यहाँ पे ये भी बात जानना इम्पॉर्टेंट है कि जो हाई कोर्ट के लेवल पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो रहे हैं, उसको अपॉइंट होने के लिए कितने क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है. तो दैट इज़ ऑल्सो बी द पर्सन शैल बी अपॉइंटेड as a public prosecutor and additional public prosecutor must have a practicing as an advocate not less than 7 years. 7 year का उनका practicing experience होना चाहिए, तब वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन लेवल पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर. और फॉर अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर दे रिक्वायर 10 year एक्सपीरियंस. तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है. तो दैट इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 18. सेक्शन 18 के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया. नाउ सेक्शन 19 इज़ एन अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर. असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिस्पेक्ट में सेक्शन 19 बात कर रहे हैं. तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ अ प्रोसिक्यूटर हु कंडक्ट प्रोसीडिंग इन कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट. कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में जो प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करते हैं उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करती है. और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूरत है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करने के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगी. तो कभी कभी पूछा जाएगा कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो कहाँ प्रोसीडिंग कंडक्ट करते हैं. तो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में करते हैं. दैट इज़ क्लियर बाय सेक्शन 90. Now here one thing is also very important which we need to discuss under section 19 is sometime it will be asked, ये पूछा जाता है कि क्या पुलिस ऑफिसर is entitled to appoint as an assistant public prosecutor या any other person can be appointed as an assistant public prosecutor. तो यहाँ पे सेक्शन 19 को जब हम लोग ध्यान से देखेंगे और थोड़ा पढ़ेंगे उसको, तो सेक्शन 19 को एक बार ध्यान से आप लोग देखिएगा और उसको थोड़ा पढ़िएगा, तो वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा कि इफ़ देयर इज़ नॉट सफिशिएंट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगर कोई सफिशिएंट नंबर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, तो उस दशा में एनी अदर पर्सन को कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में प्रोसिक्यूशन करने के लिए अपॉइंट कर लिया जाता है. और दैट एनी अदर पर्सन ऑल्सो इंक्लूड पुलिस ऑफिसर. इट मीन्स पुलिस ऑफिसर्स को भी प्रोसिक्यूशन करने के लिए अपॉइंट किया जा सकता है. पर यहाँ दो लिमिटेशंस हैं उसके, कि अगर पुलिस ऑफिसर्स को हम अपॉइंट कर रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में, तो यहाँ दो बातों का ध्यान रखना है. वो ये है कि हियर 14 day नोटिस टू द स्टेट गवर्नमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को 14 day नोटिस स्टेट गवर्नमेंट को देना है. और दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि दैट पुलिस ऑफिसर हैज़ नॉट टेकन पार्ट इन इन्वेस्टिगेशन. वो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लेना नहीं चाहिए और वो नॉट द बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर नहीं होना चाहिए. तो दिस वे व्हाट वी अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि वेदर अ पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और नॉट. समटाइम इट विल बी आस्क्ड. तो यहाँ द आंसर इज कि यस, द पुलिस ऑफिसर कैन अपॉइंट एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ देयर इज नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर. जब वो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 14 day नोटिस स्टेट गवर्नमेंट को दे करके अपॉइंट कर सकते हैं. पर उनको ये ध्यान रखना है कि उस पुलिस ऑफिसर ने किसी भी तरह से इन्वेस्टिगेशन में कोई पार्ट नहीं लिया हो और साथ में वो इंस्पेक्टर के रैंक से बिलो भी नहीं होना चाहिए. तो इन टुडे लेक्चर वी अंडरस्टैंड the concept of public prosecutor, the office of the public prosecutor, then roles and responsibility of public prosecutor, and finally we also know the department of directorate of prosecution, public prosecutor at the high court level, court of session, how they are appointed, and assistant public prosecutor at the court of judicial magistrate, how they are appointed. So this way I hope so the lecture made it clear about the concept of public prosecutor. Thank you everyone. We will meet in next lecture.